तो अब हमको जानना है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जो किसने दिया था, हेनरी मोसले ने। तो यहाँ पे देखो, इंग्लैंड के युवा भौतिक शास्त्री, है ना, इंग्लैंड के युवा भौतिक शास्त्री हेनरी मोसले ने सबसे पहले 1913 और 14 में परमाणु क्रमांक की खोज की थी। परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक की खोज करने के बाद उन्होंने ये बताया था कि जो मैंडलिफ ने भी यही बताया था कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ये चीज़ मैंडलिफ ने भी बताया था कि आवर्तिता होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आप मैंडलिफ में पढ़े हो। तो मैंडलिफ ने भी यही चीज़ दिया था, लेकिन वो गड़बड़ी यही किए थे कि भार के अनुसार उन्होंने परमाणु का व्यवस्थाकरण किया था, ठीक है। तो मोसले ने भी यही चीज़ कहा कि भौतिक और रासायनिक गुण किसी भी तत्व का उनके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट हम चाहे तो लिख सकते हैं, तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है वह उनके परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या किया था कि इसी आधार पर उन्होंने मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के नियम हैं उनका संशोधन किया कि उनमें क्या क्या कमियां आ गई थी और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि एक ही कमी सब पर मतलब बहुत सारी कमियां ला रही है। उन्होंने क्या किया था, भार के अनुसार, है ना, आवर्त सारणी में तत्वों को रखना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से बहुत सारी कमियां बन रही थी। अगर मैं क्रमांक के अनुसार तत्वों को रखूं आवर्त सारणी में तो ये सारी कमी क्या दूर होती है कि नहीं। तो उन्होंने यही प्रयास किया। तो उन्होंने अपने नियम में, आवर्त नियम में ये दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जब परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन है ना, तो जाहिर सी बात है हमको आवर्त सारणी में कैसे रखना चाहिए, परमाणुओं को मतलब क्रमांक के अनुसार, क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए। जिस परमाणु में प्रोटॉनों के नंबर्स कम हैं, उन सबसे ज़्यादा कम है उसको पहला स्थान, फिर उससे ज़्यादा वाले को फिर पीछे दूसरे स्थान पे। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया कि तत्वों का भराव किया आवर्त सारणी में। तो उन्होंने पाया कि इसमें एक चीज़ हुआ कि अगर ऐसे परमाणु क्रमांक में तत्वों को व्यवस्था किया जाए आवर्त सारणी में, तो हाइड्रोजन, पहली कमी क्या थी मेंडलीव की, हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान मिल गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, है ना। तो हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में एक निश्चित स्थान मिल गया, वो कमियां दूर हो गई। दूसरा, समान प्रकार के जो तत्व हैं उनको अलग अलग उसमें रखा गया ब्लॉक में। तो अलग अलग ब्लॉक में मैंडलिफ ने रखा था। जब क्रमांक से उन्होंने भरना चालू किया मोसले ने, तो देखा कि जो समान गुण जो प्रदर्शित करते हैं तत्व, वो एक ही ब्लॉक में आ जा रहे हैं, और जो अलग गुण प्रदर्शित करते हैं वो अलग अलग समूहों में चले जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। मतलब परमाणु क्रमांक में भरने से ये अपने आप हो जा रहा है कि समान गुण वाले एक साथ हो जा रहे हैं और विपरीत गुण वाले या अलग गुण वाले पृथक पृथक अलग अलग समूहों में बढ़ जा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही सुधार करने से आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ के दिए हुए सभी नियम सही हो गए, ठीक है। तो इसीलिए मोसले के आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और इस आवर्त सारणी की विशेषताएं देखते हैं। आवर्त सारणी की अगर विशेषता देखते हैं तो समूहों और वर्ग का अभिलक्षण। पहला पॉइंट आपको ये दिया हुआ है कि एक ही समूह में उपस्थित तत्व जो परमाणु समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान थे। मतलब एक समूह में रहेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा, संयोजकता भी समान होगा, है ना। और अलग अलग समूहों के जो मतलब तत्व हैं वो अलग अलग गुण भी प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके से परमाणु के क्रमांक 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस बोर के डॉट मतलब बिंदु संरचना के आधार पे व्यवस्थित हो गए। बोर के नियम भी इस पे सही बैठ गए, है ना। तो मोसले ने ये चीज़ उन्होंने बताया। अगला पॉइंट है, समूह में जो नीचे जाने पर तत्व का परमाणिक आकार बढ़ता है ना। जब हम आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर खिसकते हैं तो परमाणु का आकार इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और उनके अब जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होते जाएंगे। घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व मतलब जो जितना जगह घेर रहा है वो घनत्व बढ़ते जाएगा, घनत्व में भी वृद्धि होगी जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं। हम दाएं से बाएं जब जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ लेफ़्ट टू राइट,
तो वो उसमें क्या होगी, कमी होती जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो यही चीज़ इनकी विशेषता थी, और इसकी कोई बोला जाए कि कमियां अभी तक नहीं निकली है, तभी तो हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक मतलब उसमें कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि और नए तत्व आते गए तो नए तत्वों को भी मतलब सिस्टोमेटिक उनको पोजीशन मिलता गया, स्थान मिलता गया। तो आवर्त सारणी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें समस्थानिक समभारिकता के बारे में भी अच्छे से वर्णन किया गया। ठीक है, तो मोस्टली की आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे खत्म होती है। इसकी विशेषता लिखना है आपको बच्चों, और थोड़ा सा इसी को हम आवर्त में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आवर्त सारणी आपके बुक में भी दिया होगा। ठीक है, बोहर की संशोधित दीर्घ आवर्त सारणी। ठीक है, ये नील बोर द्वारा ये सिर्फ चार्ट बनाया गया था, और इनमें तत्वों का भराव किसने किया था, मोसले ने किया था। ठीक है, इसीलिए हम इसे बोहर की संशोधित दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि जो ये ब्लॉक हैं 1 और 2, ये एस ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक लिखा है, यहाँ पे पी ब्लॉक, और यहाँ पे एफ ब्लॉक। देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा है कि हुंड ने बताया था, है ना, और आपने उसमें पढ़ा है कि इसमें आपबाउ नियम में एस, पी, डी और एफ के बारे में, ये उप ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, उप ऊर्जा कोश के बारे में पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एस और पी एस के बाद पी आना चाहिए ना, इसके बाद इन तत्वों को लिखा ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी रख दिया है। क्यों रखा है भाई? क्योंकि मेन कारण ये है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकरित तत्व होते हैं। ट्रांजिशन संकरित मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि वह पी एस ब्लॉक के तत्वों के जैसे भी व्यवहार कर सकता है, और पी ब्लॉक के तत्वों के जैसे भी व्यवहार कर सकता है। आ रहा है समझ में? डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके खुद के कोई गुण नहीं होते, वो एस के जैसे भी गुण दिखा सकते हैं, रासायनिक भौतिक गुण, और वो पी ब्लॉक के तत्वों के जैसे भी रासायनिक और भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए आवर्त सारणी में बोर ने जो कॉलम बनाया, उस कॉलम में एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक का जिक्र किया, फिर पी ब्लॉक का, क्योंकि डी ब्लॉक इन दोनों के गुणों को प्रदर्शित कर सकता है, इसीलिए। क्लियर है? अब एक तरह से एक चीज़ और याद रखना है कि जो ये डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं वो रंगीन तत्व होते हैं, वो रंगीन होते हैं ना, वो कलर वाले होते हैं। अब आपको जानना है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में सभी के सभी तत्व क्या होते हैं, शुद्ध धातु होते हैं, मतलब कि ये प्योर मेटल होते हैं। क्यों मेटल होते हैं? आपने इससे पहले वाले अध्याय में मैंने पढ़ाया था कि मेटल कौन होता है, जो एलिमेंट अपना धन आयन प्रदर्शित करता है। मतलब जो एलिमेंट, जैसे सोडियम है, सोडियम को आप इसका डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओ, बिंदु संरचना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है अष्टक नियम के बारे में, संयोजकता। 8 इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है। तो अब देखो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? होनी कितनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, लेकिन 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 7 की कमी है। तो ये 7 लोगों से उधार तो नहीं मांग सकता, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? निकाल देगा। तो निकालने पे जब कोई दान देता है तो उस पर पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, पॉजिटिविटी, मतलब इसने दान दिया तो N+। ठीक है, अगर वैसे ही आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम दान देता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों का ध्यान देता है, मतलब कि Ca2+। ऐसा तो जो धन आयन में बदल जाए, वे तत्व जो धन आयन में बदल जाए वो शुद्ध धातु होते हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक आपके पूरे के पूरे क्या हैं, आपके आवर्त हैं। ठीक है, जिसमें से जो धन आयन देगा, याद रखना इसमें भी धातु, अधातु और गैस, ये 3 कॉलम है। इसमें क्या क्या है? धातु भी है, अधातु भी है और आपका गैस भी है। ठीक है, तो अब इस जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, उनमें धातु कौन होगा? जो धन आयन देगा, और अधातु कौन होगा? जो ऋण आयन देगा। जैसे कि क्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन 2- देता है,
क्लोरीन आपका 1 माइनस देता है ना। तो ये सब जो जो तत्व अपना ऋणात्मक आयन देते हैं वे क्या होते हैं, आधातु होते हैं। तो आधातु होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरीके से आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा, है ना, ज्ञात कर सकते हो कि कौन धनायन देता है, कौन ऋणायन देता है। अगर नहीं बने तो फिर भी आप मुझसे पूछना, मैं इसके एक और पुराने वीडियो जो पुराने क्लास में ली थी वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो ईजिली समझ आ जाएगा। अब याद रखो 17 नंबर का जो समूह है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, और एंटीनियम। तो ये जो आपका फ्लोरो से लेके आपका आइडो तक है, मतलब ये 17 नंबर के पूरे हैं। ये पावर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि ये क्या होते हैं, उच्च ऋण विद्युता वाले तत्व होते हैं। क्या होते हैं, उच्च ऋण विद्युता वाले तत्व होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइलोजन गैसेस, हैलोजन गैसेस, ठीक है। तो ये हाइलोजन गैसेस हो गया। अब नोबेल गैसेस की बात है, तो नोबेल गैसेस का मतलब ये होता है जिनकी अष्टक पूर्ण होता है, जो बंद बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये क्या करेंगे, ये ना धनायन देते हैं ना ऋणायन देते हैं, मतलब ये ना धातु है या ना आधातु है। ये एक ऐसे गैस हैं जिनका जो स्थायित्व प्राप्त किए हुए हैं, जिनकी अष्टक कंप्लीट है, वो नोबेल गैसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी अष्टक इसलिए कंप्लीट होती है, जैसे नियॉन है ना, या हीलियम में नियॉन 10, तो यहाँ पे 2 और 10 कंप्लीट हो गए अष्टक। और ये बंद बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको स्थाई, ये तो स्थाई है। स्थाई होने के लिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। स्थाई कब होते हैं, जब उसका अष्टक पूर्ण होता है। तो अष्टक यहाँ पे इसके पूर्ण है, ठीक है। तो अब देखो आपके डी ब्लॉक के तो मैंने बता दिए है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, संकरित होता है, दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, रंगीन कलर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमिशन, मतलब कि आपका क्या दिखाते हैं, ये इमिशन बोले तो क्या बोलते हैं, विवर्तन दिखाते हैं, ठीक है। जो फोटोन है इनके विवर्तन बहुत अधिक होते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट पे, तो ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में डिवाइड होता है। और ये जितने भी है परमाणु मतलब काफ़ी भारी तत्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी क्वेश्चन या मैसेज कर सकते हो बच्चों, और कॉल भी कर सकते हो।